गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज केमिस्ट्री में अध्याय 2 जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अध्याय 2 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक पार्ट 1 बता दिया गया है, पार्ट 2 में आप लोगों को बताना है। पार्ट 1 में आप लोगों को बताया क्या क्या है, उसका वर्गीकरण बता दिया गया था कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, विलयन क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, तत्व क्या है, ये सब आप लोगों को बता दिया गया। तो आज भाग 1 में आपको तत्व बताया गया था। तत्व में बताया गया था एक धातु होता है, दूसरा अधातु होता है और तीसरा उपधातु होता है। तो आपको धातु अधातु दोनों बता दिया गया था। तो आज आप लोगों को उपधातु के बारे में बताना है कि उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु बेटा तो धातु में आप लोगों को बताया गया था वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ग्रहण करके, चाहे इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले ले, रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उन्हीं को धातु कहा जाता है। और अधातु इसका एकदम उल्टा था, वह तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे लेकिन तब भी वो ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखे, तो उन्हीं को कहा जाता था कि ये अधातु है। तो तीसरा हमको पढ़ना था उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु इन दोनों के गुण पाए जाएंगे, वही उपधातु कहलाएगा। उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उसी को अधातु कहते हैं। जैसे किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या बना ले, धनायन बन जाए, और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले तो ऋणायन बन जाए। कभी ये धनायन बने कभी ऋणायन बने, दोनों की प्रवृत्ति रखे, तो उसी को उपधातु कहते हैं। तो उपधातु आपने धातु के बारे में पढ़ा, अधातु के बारे में पढ़ा और उपधातु किसे कहते हैं, ये तीनों आपने जान लिया। अब आपको अंतर जानना है कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। धातु तथा अधातु में अंतर, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गुणधर्म। इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, गुणधर्म। दूसरा है धातु और अधातु। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि धातु या अधातु के कौन कौन से गुण होते हैं जिसमें ये परिवर्तित हो जाता है और कौन से गुण ऐसे होते हैं जिनमें ये परिवर्तित नहीं होता। पहला गुणधर्म है भौतिक अवस्था। पहला भौतिक अवस्था। तो ये जो आप लोगों को बताया गया था धातु, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। आप देख सकते हैं सोडियम भी धातु है, तो ये किस में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है। फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Hg पारा जिसे कहते हैं, ये सब क्या है, धातु है। और ये किस अवस्था में पाई जाती है, इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती, ये ठोस है। और अधातु कैसी होगी, ये ठोस ध्रुव, ये ठोस ध्रुव गैस,
तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे। तो गुणधर्म पहला भौतिक अवस्था है। धातु भौतिक अवस्था में कैसे रहता है? ठोस अवस्था में ये पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, Hg, पारा, सोडियम और बहुत सारे हैं। अब अधातु ये ठोस तथा द्रव ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? Br2, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सब है। अब दूसरा अवस्था इसका आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तो धातु अधातु किसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है? तो धातु में पाया जाता है। इन्हें पीट कर चादर के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं, के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किया जा सकता है या किया जाता है। इन्हें पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किस लिए? क्योंकि ये ठोस अवस्था में होते हैं। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो इन्हें पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब तीसरा गुण है तन्यता। धातु है, इसे चादर के रूप में आप परिवर्तित कर रहे हैं, तो तन्यता का गुण का मतलब होता है आप उसे पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर दें। तो इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसे तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे खींचकर पतले तारों के रूप में किया जा सकता है। और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता तार के रूप में, क्योंकि इसमें ठोस अवस्था भी है, द्रव अवस्था भी है, गैस अवस्था है। तीनों अवस्था होने के कारण इसे तार के रूप में इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जा सकता। तो लिख सकते हैं इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जा सकता, या हम लिख सकते हैं इसे खींचकर तारों के रूप में तारों के रूप में नहीं किया जा सकता। अब इसका चौथा गुण है चमक। धातु मैग्नीशियम, कैल्शियम, Hg और सोडियम, इनमें चमक पाई जाती है। सोना भी इसी में आता है, चांदी भी इसी में आता है, तो इसमें चमक होती है और इसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन में। ग्रेफाइट और आयोडीन
में थोड़ी बहुत चमक पाई जाती है, इसके अलावा नहीं पाई जाती। पांचवा है ध्वनि। ये ध्वनि आप इन्हें जब पीटेंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। चौथा है ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ये ध्वनि नहीं उत्पन्न करते। लास्ट है ऊष्मा या विद्युत की चालकता। ये विद्युत की चालकता करेंगे और इसमें विद्युत की चालकता नहीं होगी, बहुत कम होती है, कह सकते हैं कि ना के बराबर होती है। तो धातु अधातु में ये अंतर है। पहला है गुणधर्म में भौतिक अवस्था, ये ठोस अवस्था में सिर्फ पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पारा और सोडियम। और अधातु में ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा गुण है आघात वर्धनीयता, इसे पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होने के कारण इसे चादर के रूप में आप प्रयुक्त नहीं कर सकते। तीसरा गुण है तन्यता। तन्यता, इसे खींचकर पतले तारों के रूप में धातुओं को परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। और किस लिए नहीं पाया जा रहा है? क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जा रहे हैं। और चमक, इसमें चमक होती है, धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। कुछ है जिसमें चमक का गुण पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन नमक। पांचवा है ध्वनि। आप धातु को जब पीटेंगे, चाहे चादर के रूप में परिवर्तित करें, चाहे खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करें, खींचकर तारों के रूप में आप परिवर्तित करेंगे तो आवाज नहीं होगी, लेकिन जब पीट पीट कर उसको चादर के रूप में परिवर्तित करेंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। और छठवां गुण है ऊष्मा की सुचालकता या चालकता। ये ऊष्मा का चालन करते हैं धातुएं, और अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। तो अब तक आपने तत्व के बारे में जाना कि तत्व है क्या। तत्व तीन प्रकार के, वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते थे, धातु, अधातु और उपधातु। अब इसमें आपने अंतर पढ़ा। अब आपको पढ़ना है तत्वों की विशेषताएं। तत्वों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? दूसरा है तत्वों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। या एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो तत्वों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तत्वों की प्रमुख विशेषताएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रत्येक तत्व। पहला है प्रत्येक तत्व। प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तत्व की पहले विशेषता क्या है? प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। दूसरा है समान तत्व। समान तत्व के सभी परमाणु। संगठन है तथा गुणधर्म समान हो सकते हैं। तथा
गुणधर्म समान हो सकते हैं। तीसरा है भिन्न तत्वों के परमाणु एवं संगठन अलग अलग होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है। 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 27 तत्व कृत्रिम है और बाकी जितने बचते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए गए हैं। ये तत्वों की विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जो कई परमाणुओं से मिलकर एक तत्व बना होता है। दूसरा है समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एवं संगठन अलग अलग होंगे। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनके परमाणु और संगठन समान हो सकते हैं, लेकिन तत्व क्या है, भिन्न है। भिन्न होने के कारण इनके परमाणु और संगठन दोनों अलग अलग होंगे। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो इसी प्रकार अलग अलग होंगे। फिर इसके बाद है 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें से 27 तत्व ऐसे हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। एक या दो से अधिक तत्वों को मिला के बनाए गए हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? आपने पहले तत्व पढ़ा, तत्व के बाद दूसरा हेडिंग आता है यौगिक। कंपाउंड। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? वह पदार्थ, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। तो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक क्या है, कंपाउंड्स क्या है? वह पदार्थ जो दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उन्हीं को यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। तो उदाहरण जैसे H2O, जल। जल क्या है? दो तत्वों से मिलके बना है। पहला हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तभी तो क्या बना, जल बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर इसमें अगर कहें जो दो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? पहला हाइड्रोजन है
दूसरा ऑक्सीजन। तो क्या कह सकते हैं, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, उन्हीं को हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। उदाहरण जैसे H2O जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये क्या है, यौगिक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, समान मात्रा में अगर हाइड्रोजन अनुपात 1 इतने में बनता है, जल का जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है। दूसरा है यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बना है, ये भी तो ये एक यौगिक है, कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन से मिलके बना है। H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल किससे किससे मिलके बना, इसमें बताया गया था एक, जब दो या दो से अधिक, तो इसमें दो नहीं है, 3 है, दो से अधिक है। तो पहला क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है, तीसरा ऑक्सीजन है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। जितने भी तत्व होंगे जो इसी प्रकार संयोग से बनेंगे, तो उन्हें हम यौगिक कह सकते हैं। लेकिन उनके जो अणु हों, ये अणु पार्टिकल्स तो परमाणु समान रूप से संयोग करते हो, समान अनुपात में हो, उनके परमाणु जो हो तत्वों के निश्चित अनुपात में हो। ये नहीं कि अगर एक 2 है दूसरा 18 हो जाए, निश्चित अनुपात में होंगी तभी वो यौगिक कहलाएंगे। इसके बाद आपको जानना है कि यौगिक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कोई भी तत्व हो आप इसी प्रकार उसको बताएंगे, या ये यौगिक है या कंपाउंड है। तीसरा इसका क्या है, तत्व की विशेषताएं। Characteristic of compound। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। तो आपको जानना है कि तत्वों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो तत्व जो होते हैं निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाते हैं। तो पहले विशेषता कौन सी दर्शाते हैं, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं।
दूसरा पॉइंट है यौगिक के बनने में, यौगिक के बनने में प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होती है, आदि अवशोषित या उत्सर्जित होती हैं। तीसरा है यौगिक शुद्ध व सामग्री पदार्थ होता है, यौगिक शुद्ध व सामग्री पदार्थ होता है। चौथा पॉइंट है यौगिक के एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होते हैं। और लास्ट पॉइंट है ये प्रबल बंधु द्वारा बंधे होते हैं। तो तत्वों की ये सारी विशेषताएं होती हैं। तत्वों की विशेषताएं क्या है? तत्व जो होते हैं निम्नलिखित अपनी विशेषताएं दर्शाते हैं, जैसे कि यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। जैसे आपको बताया गया था H2O, ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या करना है? निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं। अगर इसका दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, ये अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जल में भी होता है, H ऐसे भी हो सकता है, O2 गिव्स आउट H2O बना रहा है, समीकरण संतुलित होंगे, इस प्रकार हो जाता है। दूसरा है यौगिक के बनने में प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि अवशोषित या उत्सर्जित होता है। कोई भी रासायनिक क्रिया वहां पे या तो ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि को अवशोषित करेंगे, या तो इन ऊष्मा को निकालेंगे या प्रकाश निकालेंगे या विद्युत निकालेंगे, या हो सकता है गैस भी निकाल सकती है। तो किसी भी यौगिक के बनने में ऊष्मा खर्च होती है, प्रकाश खर्च होता है, विद्युत की आवश्यकता होती है, या तो वो अवशोषित करेंगे या तो उसको निकाल देंगे बाहर। तीसरा है यौगिक शुद्ध व सामग्री पदार्थ होता है। यौगिक शुद्ध व सामग्री पदार्थ होता है। अभी आपको बताया गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इसके परमाणु जो होंगे एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, और इनका संगठन जो होगा, निर्माण की विधि, वो भी एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी। चौथा पॉइंट है यौगिक के एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक होते हैं। ये एक निश्चित, इनका एक निश्चित टेम्परेचर होगा जिसपे ये गलने की, अपने आप को गलाने की क्षमता रखेंगे। और दूसरा यौगिक एक निश्चित गलनांक व क्वथनांक
के होते हैं, उनका एक निश्चित टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर, जिसपे वो क्या होंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे, वो ठोस अवस्था में आ जाएंगे। दूसरा, उनका एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिससे वो द्रव अवस्था में आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, ये प्रबल बंधों द्वारा बनते हैं। बंध किस प्रकार बनते हैं, जैसे जल है H2O। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है। जब ये आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि प्रबल बंध किस प्रकार बन रहे हैं। जैसे एक हम आपको बता दे रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो आपको इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने बताया था कि किस आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो पहला 1s2 होगा, तो 1s2 हमारा नहीं होगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, तो 1s1 होगा। दूसरा आता है इसका एक 1s2 2s2 2p, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है। अब हमको 2 2 4, इस पे 6 होता है, तो कितना हुआ 6 2 8 8 2 10 हो जा रहा है। तो हमको इसका पूरा करना है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, हमको 8 ही इलेक्ट्रॉन लाना है, तो हम इस पे कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 6 और 2। तो हम इसमें देखेंगे हाइड्रोजन का, जबकि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला कक्षक हमारा अपूर्ण है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा, और इलेक्ट्रॉनों से साझा करके ये क्या बनाएगा, बंध बनाएगा, और वो एक प्रबल बंधों द्वारा जुड़े होंगे। और इसमें कितना, लास्ट कक्षक हमारा P पे 6 होता है, आपको पता है। लेकिन जो दूसरा हमने आपको बताया था 2 8 18 32, और जो कक्षक होते हैं K L M N, ये 4 होते हैं। चारों में K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में 18 होते हैं और N में 32 होते हैं। जो आपको बताया गया था यस SP SPD SPD F, ऐसे करके। तो यस पे कितना रहता है, 2 रहता है, P पे 6 रहता है, D पे 10 रहता है और F पे 14 रहता है। इस प्रकार आपको बताया गया। तो ये इसका कक्षक पूरा ना होने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का दोनों साझा करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों से साझा करेंगे तो क्या करेगा, ये इससे लेकर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक को ये पूरा करेगा। तो उसी से इसीलिए इसको कहा गया है ये प्रबल बंधों द्वारा बंधे होते हैं। अब आपको बताना है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं।